दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने जैक रायन वेब सीरीज के सेकंड सीजन के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे और इस वीडियो में मैं बाकी के एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैक रायन वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन से बिल्कुल अलग है, सो आप उसे सेपरेटली भी देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 5th एपिसोड में हम देखते हैं रूपर्ट की मौत के बाद जेरेमी जैक से पूछता है कि उसको किसने मारा। हैरियट बताती है कि इसको मैक्स ने मारा है, जो D&D के लिए काम करता है। फिर वो हैरियट को कार में बिठा देते हैं। जेरेमी जैक से उसकी गन मांगता है और कहता है कि तुम्हें वापस भेजा जा रहा है, हैरियट को भी हम जर्मनी भेज रहे हैं। फिर जाते वक्त जेरेमी जैक को कहता है हैरियट से दूर रहना, तुम्हें लगेगा वो तुम्हारी साइड है लेकिन वो हमेशा अपना ही फायदा सोचती है। फिर वहाँ से बाहर निकलकर जैक रूपर्ट की चाबियां चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्कस चलता चलता जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। फिर वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर जंगल की तरफ देखने लगता है। माइक उस समय सैटेलाइट फुटेज के जरिए उसे ही देख रहा था। वो जेम्स को बताता है कि वो आज सुबह इस जगह पर था, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने मैटिस को इसके बारे में बता दिया है, हमने उनकी हेल्प के लिए ड्रोन भी भेजे हैं। फिर वो मैटिस को कॉल करके बताते हैं कि मार्कस ने कोई धुआं देखा है और वो उसी तरफ बढ़ रहा है। वहाँ आसपास जरूर कोई गांव होगा। उनको मिली इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। मार्कस धुआं का पीछा करते करते एक कैंप तक पहुंच गया था और पास की ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये है एनाबेल, जो इंग्लैंड की किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये मैक्स की बेटी है और ये उससे ही मिलने के लिए आई है। मैक्स की आंख को देखकर वो पूछती है आपकी आंख को क्या हुआ। मैक्स कहता है कि लकड़ी काट रहा था, छोटा सा टुकड़ा आंख में चला गया। फिर वो अपनी बेटी की क्लासेस के बारे में पूछता है और कहता है मैं एक काम से दूसरे देश जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो तुम मुझे इस फोन से कॉल करना। दूसरी तरफ जैक रूपर्ट के ऑफिस में जाता है और वहाँ जाकर उसका लैपटॉप ऑन करता है। उसके लैपटॉप में उस समय पासवर्ड लगा हुआ था। फिर वो अपने दोस्त जेंडर के पास कॉल करता है। जैक कहता है कि मैं एक लैपटॉप ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जेंडर कहता है क्या तुम मुझे वहाँ लगे लैंडलाइन से कॉल कर सकते हो। फिर जैक उसे लैंडलाइन से कॉल करता है और जेंडर उसके लैपटॉप में से सारी जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स माइक के पास जाता है और बताता है कल मैं मिसिस ग्लोरिया के पास गया था, उन्होंने अपनी तिजोरी में से ये निकाल कर दिया है। यही वो चीज है जिसके कारण उसके हस्बैंड गायब हुए। ये टेंटलम निकालने के काम आता है, जिसे लोग ब्लू गोल्ड कहते हैं। ये बहुत सी चीजें बनाने के काम आता है, जैसे सैटेलाइट, प्लेन जेट वगैरह वगैरह। जैक ने बताया था कि उन्होंने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो धरती के नीचे पड़े मिनरल के बारे में भी बता सकती है। उसे फ्लैश लाइडर कहते हैं। इसकी कीमत खरबों में है। फिलहाल तो ये चीन के पास ही है और अगर चीन ने अपनी मुट्ठी कस ली तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वेनेजुएला के लिए तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर वो माइक को कहता है कि ग्लोरिया ने बताया था कि निकोलस के आदमी ने उसकी बेटी को एक गन की बुलेट दी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई उनकी सिक्योरिटी टीम को ट्रेन करे। उसकी सिक्योरिटी में सब आम लोग ही हैं, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर, किसान वगैरह वगैरह। अगर वो ट्रेंड होंगे तो इलेक्शन तक उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। माइक कहता है होजी को ले जाओ, वो अच्छा है। फिर जेम्स उसको लेकर ग्लोरिया के पास जाता है। ग्लोरिया कहती है तुम सिर्फ एक बंदे को लेकर आए हो। जेम्स कहता है ये एक्सपर्ट है। फिर वो ग्लोरिया की सिक्योरिटी टीम से मिलने के लिए चला जाता है। तभी जेम्स बताता है होजी 2-3 दिन के लिए ही यहाँ पर रहेगा और तब तक वो आपकी टीम को ट्रेन कर देगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पूछता है आपने मुझे ही क्यों चुना। ग्लोरिया कहती है ये एक गरीब देश है, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसको निकोलस खरीद ना पाए। दूसरी तरफ एक एजेंट हैरियट के साथ साथ घूम रहा था, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था बर्लिन तक हैरियट के साथ ही रहना है। फिर जब वो हैरियट के होटल रूम में जाने लगते हैं तो मैक्स वहाँ पर आकर एजेंट को मार देता है। फिर वो हैरियट को कहता है तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया मेरी जान, तुम आजकल जैक के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रही हो। हैरियट कहती है तुम्हारी जान बचाने के लिए। फिर वो हैरियट को चेतावनी देता है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आना और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी जैक जेम्स के पास फोन करता है और बताता है मैंने रूपर्ट के सभी अकाउंट्स चेक किए हैं, सारी पेमेंट्स एक जाली अकाउंट के द्वारा हुई है। मोरेनो के मर्डर से पहले किसी ने उसके अकाउंट में बहुत सारे रुपए डाले और ये सारी डील मोनिका हरेरा के थ्रू हुई है। तभी जैक के पास हैरियट का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो बताती है कि मैक्स की एक बेटी भी है और वो हमेशा उसकी परवाह करता है। वो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ट्रेन से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। दूसरी तरफ ग्लोरिया कार्कस में लोगों को संबोधित करने के लिए जाती है। लोगों की भीड़ उसका भाषण सुनने के लिए बेताब थी। फिर वो प्रेसिडेंट निकोलस के खिलाफ खूब अनाप शनाप बोलती है, क्योंकि उसने इस देश को गरीबी की आग में झोंक दिया है। तभी जैक और हैरियट ट्रेन स्टेशन जाते हैं। मैक्स भी उस समय उनका ही पीछा कर रहा था। फिर जैक और हैरियट ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है, हैरियट बाहर कूद जाती है और जैक अंदर ही रह जाता है।
फिर वो ट्रेन स्टेशन से बाहर जाने लगती है और मैक्स उसका पीछा करने लगता है। फिर स्टेशन से बाहर जाकर वो एक आदमी को कार से बाहर निकालती है और खुद अंदर बैठ जाती है। तभी मैक्स वहां पर आता है और उस पर एक गोली चला देता है। फिर वो उसे बाहर खींचकर पूछता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, अब बता वो कहाँ गया है। फिर जब हैरियट उसे कुछ नहीं बताती तो वो उसे एक और गोली मारता है। फिर वो उसकी पॉकेट में से उसका फोन और टिकट निकाल लेता है और समझ जाता है जैक इस समय कहाँ गया होगा। तभी जैक यूनिवर्सिटी में एनाबेल से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है और जैक से उसका आईडी कार्ड मांगती है। फिर पासपोर्ट देखने के बाद वो उससे पूछती है, तुम्हें मैक्स से क्यों मिलना है। जैक कहता है उसकी जान खतरे में है, उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसे बचा सकती है, प्लीज बता दो वो कहाँ है, मैं जानता हूँ तुम उसे कांटेक्ट कर सकती हो। फिर एनाबेल कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे पापा ने मेरे दोस्त का मर्डर किया है। लेकिन इतने में एनाबेल अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और जैक के हाथ पर मारकर वहां से भाग जाती है। फिर जैक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि तुम अपने पापा की असलियत नहीं जानती, तुम्हारे पापा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो पैसे लेकर दूसरों को मारता है। तभी हैरियट के फोन से उसके पास मैक्स का फोन आता है। जैक पूछता है हैरियट कहाँ है। मैक्स कहता है मैंने उसे वार्निंग दी थी लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरी, मेरी बेटी से बात कराओ। जैक पूछता है कि मोरेनो को मारने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए थे। मैक्स कहता है ये तो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा, प्लीज तुम मेरी बेटी को जाने दो। फिर जेम्स कहता है सीधा यूनिवर्सिटी में आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स ग्लोरिया के चुनाव मुख्यालय में जाता है। वो ग्लोरिया से पूछता है आपको कोई और धमकी तो नहीं मिली। ग्लोरिया कहती है अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की चिंता है, कहीं मेरे इलेक्शन में खड़े होने की सजा उन्हें ना मिल जाए। जेम्स कहता है आप उम्मीद मत हारिए, आपको बहुत सारे काम करने हैं। तभी जेम्स के पास माइक की कॉल आती है। वो बताता है कि हमने उबारी की कॉल टैप की थी, उसे पता है वो फंस गया है, शायद रात को मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। रात को एक पार्टी में उबारी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। फिर माइक उससे मिलने के लिए वॉशरूम में जाता है। उस समय उबारी टेंशन में था। फिर माइक कहता है तुम्हारे बॉस को तुम्हारी वफादारी पर शक होने लगा है, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और मायामी भेज देंगे। इसके लिए तुम्हें हमें जंगल में चल रहे ऑपरेशन के बारे में बताना होगा। उबारी कहता है क्या मैं प्रेसिडेंट को बता दूं? CIA मुझे गद्दारी करने के लिए ऑफर दे रही है। फिर माइक कहता है तुम्हें किसने कहा, मैं CIA से हूँ। फिर वो वहाँ पर एक फोन रखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी टीम के साथ मैटिस और उसके साथियों को खोज रहा था। तभी मैटिस का साथी डिस्को कहता है मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर मैटिस उसे हौसला देता है और कहता है तुम अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, देखते जाओ सब अच्छा होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि रॉकी अपने कई आदमियों के साथ उनको ही मारने के लिए आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जब जैक मैक्स से मिलता है तो वो उसकी बेटी को वहाँ से जाने को कहता है। फिर वो मैक्स से पूछता है कि मोरेनो को मारने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए थे। मैक्स कहता है मैं नहीं जानता, पैसे इलेक्ट्रिकली मिले थे। जैक पूछता है क्या वो निकोलस था। मैक्स कहता है हालात ही कुछ इस तरह के हैं, शक सीधा उसी पर जाता है, लेकिन वो नहीं था और मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं क्योंकि तुम्हें टेंशन में देखकर मुझे खुशी हो रही है। फिर जब वो अपनी पॉकेट से गन निकालने लगता है तो पीछे से हैरियट उसे शूट कर देती है। फिर वो जैक को कहती है तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। दोस्तों हैरियट मैक्स की वाइफ थी और एनाबेल इन दोनों की ही बेटी थी। फिर गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर एनाबेल भी आ जाती है और कहती है उस आदमी ने पापा को मार दिया। हैरियट कहती है सॉरी बेटा, मैं आने में लेट हो गई। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन अब क्या फायदा। खैर अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जैक वेनेजुएला वापस आ जाता है। फिर जेम्स उसे लेने आता है और कहता है क्यों हीरो, लंदन से भी भगा दिया तुम्हें। फिर रास्ते में जैक जेम्स से पूछता है क्या आपको मोनिका हरेरा के बारे में कुछ पता चला। फिर जेम्स बताता है कि मोनिका ने ही सिंको पामास कंपनी के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था, उसका तो काम ही है फ्रॉड कंपनी सेट करना, हवाला और काले धंधे करना। अब हम वहाँ जाकर चेक करने वाले हैं और उसके बाद तुम चुपचाप वाशिंगटन चले जाओगे। फिर वे मोनिका हरेरा के ऑफिस में जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं हम कनाडा से आए हैं, हमें एक कंपनी बनवानी है। रिसेप्शनिस्ट कहता है मैडम इस समय बिजी है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। फिर वे साइड में बैठकर वेट करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ फौजी आते हैं और उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये फौजी मोनिका हरेरा ने ही भेजे थे। मोनिका बहुत पहुंची हुई चीज थी, उसे पता था इन्होंने कोई कंपनी नहीं बनवानी, बस खाली हरासमेंट करेंगे। दूसरी तरफ मैटिस मार्कस को खोजते हुए जंगल में आगे बढ़ जाता है। तभी उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है क्योंकि दुश्मनों को पता था वे इस समय कहाँ हैं। दुश्मन सब और उनको घेर लेते हैं। तभी पीछे से मार्कस
मार्कस आता है। वो चुपके से सैटेलाइट वाला लैपटॉप उठाता है और उससे रॉकी को हिट करता है। फिर वो अपनी गन लेकर दुश्मनों को ठोकने लगता है और आवाज लगाता है, मैटिस मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर मैटिस उससे पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे? वो बताता है, मैंने कैदियों का कैंप देखा, फिर जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैं सीधा यहाँ चला आया। तभी उन पर और गोलियां चलती है। फिर मैटिस कहता है, इस ब्रीफकेस में जो भी है उसे जेम्स तक पहुंचा देना, मैं यहाँ रुककर तुमको कवर करूंगा, तुम जल्दी से बोर्ड तक जाओ। फिर वे सब मैटिस को वहीं पर छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फौजी जैक और जेम्स को जंगल के बीच में बनी प्रेसिडेंट निकोलस की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ले जाते हैं। उबारी भी उस समय वहीं पर था। फिर प्रेसिडेंट उनको देखकर उनके पास आ जाता है और कहता है, प्लीज बैठो, मैंने आप लोगों को लंच के लिए बुलाया है। फिर वो बताता है कि यह दुनिया का सबसे बढ़िया गेम है, लेकिन अमीरों के लिए बना है। इसके एक मैच में हम 50 घोड़े बदल सकते हैं, हर 3 या 4 मिनट बाद एक घोड़ा। फिर जैक कहता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए शुक्रिया, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जेम्स कहता है, हम डिप्लोमेट्स हैं, हमें बंदूक की नोक पर यहाँ लाया गया है। प्रेसिडेंट कहता है, जैक तुम मेरे पीछे पड़े हो अपने दोस्त मोरेनो के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाने के लिए, जबकि मैं असली खूनी को सजा दिलवा चुका हूँ। जैक कहता है, जिसने सीनेटर मोरेनो को मारा था उसका नाम मैक्स था और वो कल लंदन में मारा गया, इसलिए आप हमें झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो, पर जो भी अनुमान तुम मेरे बारे में लगा रहे हो वो सब गलत है। तुमने मेरी कद्र ही नहीं की। मैंने मर्डर के इल्जाम को इतनी जल्दी सुलझाने की कोशिश की, अब सब कुछ बदल चुका है। दूसरी तरफ मैटिस अपना सामान एक पेड़ के नीचे रख देता है और खुद थोड़ी दूर जाकर छिप जाता है। फिर जब कुछ सिपाही उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं तो बम फटने के कारण उनकी धज्जियां उड़ जाती है। फिर बम की आवाज सुनकर मार्कस मैटिस के पास जाने लगता है, लेकिन डिस्को उसे रोक लेता है और कहता है, हमें यहाँ से जाने का ऑर्डर मैटिस ने ही दिया था। मार्कस कहता है, वो मेरे लिए वापिस आए थे, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैटिस के पांव में एक गोली लग जाती है और वो पेड़ के पास एक खड्डे में गिर जाता है। फिर लड़ते लड़ते उसे एक और गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। लेकिन जब यमराज ही लेने के लिए आ गया हो तो क्या ही कर सकते हैं। मौके पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर कुछ फौजी आकर उसे ठोक देते हैं। फिर जब मार्कस वहां पर पहुंचता है तो देखता है उन लोगों ने मैटिस को मार दिया है और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उन पर गोलियां चलाने ही वाला था, लेकिन उसका साथी उसे गोली चलाने से मना कर देता है और अपने साथ वापस ले जाता है। अब प्रेसिडेंट अमेरिका के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण देता है और वेनेजुएला में घुसपैठ करने के लिए उनकी आलोचना करता है। उसका भाषण सुनकर वेनेजुएला के लोग अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं और यूएस एम्बेसी के आगे प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी वहां पर जैक और जेम्स भी आ जाते हैं और वे अपनी कार को लेकर एम्बेसी के अंदर घुस जाते हैं। फिर जैक को देखकर माइक भड़क जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, दरअसल तुम्हें पता ही नहीं है टीम वर्क क्या होता है। तुम खुद ही अपने फैसले लेते हो और खुद ही उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए निकल पड़ते हो। फिर जेम्स कहता है कि जैक के इरादे गलत नहीं थे, ये जो मोनिका हरेरा नाम की औरत है यही इन सब के साथ कनेक्टेड है। उसी ने ही मैक्स को पैसे देकर सीनेटर मोरेनो की हत्या करवाई थी। मानो या ना मानो प्रेसिडेंट की फटी पड़ी है। तभी वहाँ एक बंदा आता है और माइक को कहता है कि राजदूत महोदया ने आपको बुलाया है। दूसरी तरफ रॉकी मैटिस की बॉडी को लेकर अपने आदमियों के साथ बेस कैंप पर पहुंच जाता है। मार्कस, डिस्को और एलन उनके पीछे पीछे कैंप तक आ जाते हैं। वे देखते हैं कि उन फौजियों ने मैटिस की बॉडी पर से जूते, जैकेट, बेल्ट सब कुछ उतार लिया है। ये सीन देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लोगों का रोष और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब टीवी में न्यूज दिखाई जा रही थी कि ग्लोरिया अमेरिकी जासूसों के साथ मिली हुई है। अब प्रेसिडेंट एक तीर से 2 शिकार कर रहा था। उसने जनता को अमेरिका के खिलाफ कर दिया था और ग्लोरिया के भी। तभी दूसरे चैनल पर न्यूज आती है कि हमारे फौजियों ने अमेरिकी घुसपैठियों में से एक को मार गिराया है। अपने दोस्त मैटिस को देखकर जेम्स और जैक को बहुत ज्यादा दुख होता है। उस रूम में मानो सन्नाटा छा जाता है। फिर लिसा कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने हम पर इल्जाम लगाया है कि हमने इलेक्शन बिगाड़ने की कोशिश की है। उसने अमेरिका से सारे नाते तोड़ दिए हैं। अब अमेरिकन एम्बेसी को खाली करने का ऑर्डर आता ही होगा। हमें सभी को यहाँ से निकालना होगा। फिर वो माइक पर ब्लेम लगाने लगती है कि तुमने यहाँ मौजूद हर अमेरिकन को खतरे में डाल दिया है। अब वहाँ मौजूद पूरा स्टाफ सामान समेटने में लग जाता है। तभी उनको वहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाए जाते हैं। फिर वे बारी बारी से अपने स्टाफ को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और अपने देश के झंडे को वहाँ से उतार लेते हैं। फिर जितने लोग हेलीकॉप्टर में पूरे आते हैं, हेलीकॉप्टर उनको छोड़ने चला जाता है। एम्बेसी के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग थे जो सभी कंप्यूटर्स में लगी हार्ड ड्राइव निकाल रहे थे और जितने भी दस्तावेज थे सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वे चाहते थे कि यहाँ से जाने से पहले कोई भी जरूरी दस्तावेज यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। फिर जैक अपने लॉकर में रखा हुआ फोन निकालता है और उससे सीनेटर चैपिन को फोन करता है। चैपिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ, तुम अभी यहाँ मेरे पास आओ। लेकिन जैक बताता है कि इस समय मैं वेनेजुएला में ही हूँ, मेरे पास कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन है, मुझे बस कुछ और दिन यहाँ रुकने की परमिशन चाहिए। चैपिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, तुम खुद से पहले देश के बारे में सोचते हो, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी बंद करवा दी है। अब तुम सीधा अमेरिका आओ और मुझे वो जरूरी जानकारी दो। तभी उसके पास जेम्स आता है और कहता है माइक ने हमें ऑफिस में बुलाया है। जब वे माइक के पास जाते हैं तो माइक कहता है मेरी लाइफ तुम दोनों के
आने से पहले एकदम मस्त थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद 2 अमेरिकन मर चुके हैं और 3 फौजी अभी भी जंगल में लापता है। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ये मेरा अपना फैसला है। अगर तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर रुकते हो तो तुम्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम पर मुसीबत आई तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर वे दोनों कहते हैं हम भी आपके साथ यहीं रुकेंगे। फिर वे तीनों उस बिल्डिंग के नीचे बनी बेसमेंट में जाते हैं। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड रूम्स बने हुए थे। फिर माइक उनको वेपन वाले रूम में ले जाता है और कहता है बैग भरना शुरू करो। तभी जेम्स की हालत खराब हो जाती है। फिर माइक वहाँ पर पड़े हुए नोटों से 2 बैग भर लेता है और फिर जब वे वहाँ से जाने लगते हैं तो जैक जेम्स के हाथों से उसका बैग ले लेता है, क्योंकि भागा दौड़ी में उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। फिर वे बेसमेंट में बनी पार्किंग में जाते हैं जहाँ माइक का वफादार गार्ड होजी उनका वेट कर रहा था। फिर वो माइक को पहनने के लिए वर्दी देता है और कहता है कि मैंने गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल कर दिए हैं। फिर माइक कहता है कि तुम दोनों चुन लो कौन किस डिग्गी में लेटेगा, हथियार और कैश मेरे पास रहेंगे। फिर जेम्स कार की डिग्गी में लेट जाता है। तभी जैक होजी को कहता है इन्हें सीधा हवाई जहाज के पास ले जाओ और जबरदस्ती जहाज में बिठा देना। फिर वो खुद भी कार की डिग्गी में लेट जाता है और फिर वे अपनी गाड़ियां लेकर वहां से निकल जाते हैं। शहर से बाहर निकलने के लिए नाका लगा हुआ था। पुलिस वाले गाड़ियों को चेक कर रहे थे। फिर वे पुलिस की कार को देखकर उन्हें साइड से ही जाने को कहते हैं, लेकिन माइक की गाड़ी बंद पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और माइक अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब होजी वहां से निकल रहा था तो उसकी कार को भी रुकवा लिया जाता है। फिर वहां मौजूद फौजी उसकी कार को चेक करते हैं और होजी से उसकी आईडी मांगते हैं। फिर चेकिंग के बाद उसको भी वहां से जाने दिया जाता है। डिग्गी में लेटा हुआ जेम्स पूछता है हम कहां तक पहुंचे। होजी कहता है बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी कार को रोकता है और जेम्स को डिग्गी से बाहर आने को कहता है। तभी जेम्स देखता है कि होजी उसे रॉकी के पास ले आया है, यानी कि वो भी बिक चुका था। फिर वे सभी जेम्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं जिन घरों में अमरीकी लोग रहते थे, वेनेजुएला के लोग उन घरों को जला रहे थे क्योंकि उनको अमरीकियों से नफरत हो गई थी। दूसरी तरफ माइक और जैक CIA के सेफ हाउस में रुके हुए थे। वहां वे माइंस को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि माइंस में से टेंटलम निकालने और रिफाइन करने का तरीका बहुत ही जहरीला है। इसके लिए उन्हें बहुत से रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। तभी माइक के पास उसकी एक्स वाइफ लीसा का फोन आता है। वो पूछती है तुम अभी कहाँ हो माइक। माइक कहता है कि अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था मैं कहाँ हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम जेम्स से बात कर लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। फिर लीसा कहती है जेम्स प्लेन में नहीं था। ये बात सुनकर माइक समझ जाता है कि होजी ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए वो जैक को जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। फिर जब वे अपनी कार में बैठते हैं तो कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर जैक कार को चेक करता है कि क्या खराबी आ गई है, लेकिन तभी उसे वहां पर लोगों के आने का एहसास होता है। फिर वो माइक को कहता है छुप जाओ। इतने में वे गुंडे उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर माइक बैग में से रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उस कार को उड़ा देता है। फिर जब वो अपनी कार को स्टार्ट करता है तो अब की बार कार स्टार्ट हो जाती है और फिर वे वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह उबारी पिछली रात जिन घरों में आग लगा दी गई थी वहां जायजा लेने जाता है। उन जले हुए घरों को देखकर उसे काफी अफसोस होता है कि वेनेजुएला की गद्दी की राजनीति इस देश को किस मोड़ पर ले आई। तभी वहां पर एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, ये सब तुम्हारे ही आदमियों ने किया है। इसके पीछे प्रेसिडेंट निकोलस का हाथ है, तुम लोग हत्यारे हो। दूसरी तरफ रॉकी जेम्स को टॉर्चर कर रहा था। वो उससे पूछता है बता वे लोग कहाँ गए हैं, वरना तुझे मारकर CNN चैनल पर दिखा देंगे। उसकी बात सुनकर जेम्स हंसने लगता है। फिर इस बात से रॉकी चिढ़ जाता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी प्रेसिडेंट निकोलस अनाउंसमेंट करते हैं कि मुझे डर है अमेरिकी इस चुनाव में दखलंदाजी करेंगे, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव कल सुबह ही होंगे। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर ग्लोरिया कहती है मैं पहले ही जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। अगर ये करप्ट ना होता तो मैं इसके खिलाफ इलेक्शन ही क्यों लड़ती। अब हमें ही गली गली जाकर लोगों को जागरूक करना होगा कि चुनाव कल ही हो रहे हैं, सोच समझकर वोट डालें। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर उनको देखकर ग्लोरिया उनके पास जाती है और पूछती है क्या बात है। पुलिस वाला कहता है प्रेसिडेंट निकोलस ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है, हमें यहाँ दंगे फसाद की खबर मिली थी। ग्लोरिया कहती है प्रेसिडेंट की दरिया दिली के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर वो ऑफिसर कहता है आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये उनका ऑर्डर है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक और जैक होजी के घर जाते हैं। उनको देखकर होजी डर जाता है। फिर माइक पूछता है जेम्स कहाँ है। होजी कहता है मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। फिर माइक उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि जब तुझे गोली लगेगी तभी तू सच बोलेगा क्या। फिर वो बताता है कि निकोलस के आदमी उसे जंगल कैंप में ले गए हैं। जैक कहता है तुम हमें वहां पर लेकर चलोगे। वो कहता है वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वहां पूरी आर्मी होगी। फिर जैक कहता है हमें तुम्हारी कार चाहिए। फिर होजी उनको अपनी कार की चाबी दे देता है। फिर माइक कहता है तुम कार स्टार्ट करो, मैं अभी आता हूँ।
फिर माइक उसको उसकी गद्दारी की सजा दे देता है और फिर वो उसकी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में माइक कहता है कि हम बचे कुचे ASD सोल्जर से मिलेंगे और फिर हम सब कोलंबियन बॉर्डर की तरफ जाएंगे। एक बार यहाँ से निकल जाएं, फिर मैं जेम्स को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजूंगा। जैक कहता है वो रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकते, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। माइक कहता है अगर हार्ट प्रॉब्लम है भी तो हम दो क्या ही कर लेंगे। जैक कहता है पैसों से काम चलाना पड़ेगा। तभी उबारी अपने घर जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है तुम इतने उदास क्यों हो। उबारी कहता है निकोलस ने वो इलाका पूरी तरह से जला दिया जहाँ हम पले बड़े हुए। उसने करीब 1 दर्जन मासूमों की जान ले ली जिसमें बच्चे भी शामिल थे। अब मुझे अपने परिवार के लिए डर लग रहा है। उसकी वाइफ कहती है कि वो हमें नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। उबारी कहता है मैं निकोलस को अच्छे से जानता हूँ, वो एक हत्यारा है, लेकिन मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। अमेरिकियों ने मुझे सुरक्षा देने का वादा किया है, अगर मैं उनकी मदद करूँ तो। उसकी वाइफ कहती है कि हमारे जीवन भर की पूंजी यहीं पर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उबारी कहता है कि हम अमेरिका जाएंगे, तुम 2 सूटकेस में जितना भी सामान आए ले लेना। दूसरी तरफ माइक अपनी वाइफ लीसा के पास कॉल करता है और उसे वेनेजुएला में मिलिट्री भेजने के लिए कहता है। लीसा कहती है मुझे कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। माइक कहता है जेम्स को 35 कैदियों के साथ रखा गया है, वो भी फिजिकल कंडीशन खराब होने के बावजूद। जल्दी से ब्लैक हॉक को भेजो, वे कैदी सरकार के खिलाफ होंगे, तभी तो निकोलस ने उन्हें जंगल में छुपा रखा है। फिर लीसा कहती है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये ह्यूमन राइट्स मिशन होगा, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। फिर माइक कहता है मुझे एक और हेल्प चाहिए, क्या तुम यहाँ की सैटेलाइट बंद करवा सकती हो। उसकी बात सुनकर लीसा कहती है तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जेम्स को होश आ जाता है, उसके साथ और भी कई कैदी बंद थे। फिर वो बाकी कैदियों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर उनमें से एक बताता है कि हम में से कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने निकोलस को चुनौती दी, कुछ न्यूज रिपोर्टर्स हैं और कुछ टीचर्स हैं। हमने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसीलिए उसने हमारा घर और नौकरियां छीन ली। हमारे घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि अब तक हम जिंदा हैं। क्या अमेरिका से तुम्हें कोई बचाने आ रहा है। लेकिन जेम्स के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ जैक ने अकेले ही उस कैंप में जाने का प्लान बना लिया था। माइक कहता है मैं 100 तरीके सोच सकता हूँ तुम्हारा प्लान नाकामयाब होने के। जैक कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा, ताकि कोई गड़बड़ हो तो कोई तो होना चाहिए प्रेसिडेंट के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए। उसने वहाँ पर बोट बुला रखी थी। फिर वो हथियारों और नोटों के बैग को बोट में रखते हैं। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। माइक पीछे से आवाज लगाता है मरना मत। दोस्तों इस बोट में वही तीनों सोल्जर थे जो जंगल से वापस लौटे थे और अब वे जैक को लेकर दोबारा जंगल में जा रहे थे। फिर वो नोटों वाला बैग लेकर सीधा जोश के पास जाता है। जोश कहता है तू मरने के लिए फिर आ गया, और ये पैसे किसके लिए लेकर आया है। जैक कहता है तुम्हारे लिए। जोश कहता है तू बिना हथियार के आ गया, बहुत हिम्मत है तेरे में, अगर मैं तुम्हारे पैसे रखकर तुम्हें गोली मार दूं तो। जैक कहता है फिर तुम्हें ऐसे ही नोटों से भरे हुए 5 बैग और नहीं मिलेंगे। एक प्रिजन कैंप है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जंगल में, हमें वहाँ से किसी को निकालना है। फिर जोश कहता है कि मुझे 2 बैग अभी और 8 बैग काम होने के बाद चाहिए। भूल चूक लेनी देनी माफ। फिर उनमें डील डन हो जाती है। दूसरी तरफ वो कैदी जेम्स से पूछते हैं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। जेम्स बताता है कि वेनेजुएला में इलेक्शन होने वाला है। ग्लोरिया नाम की एक लेडी है जो उसे टक्कर दे रही है। तभी उनमें से एक बूढ़ा निकल कर आता है। वो कहता है ग्लोरिया मेरी वाइफ है। उस रात प्रेसिडेंट निकोलस जनता में जोरदार भाषण देते हैं। फिर भाषण के बाद डिनर टेबल पर वो उबारी को बताते हैं कि आज की रात बेमिसाल थी, तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था, वैसे तुम थे कहाँ। उबारी कहता है कि मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ हमारी एक मीटिंग थी, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट को कोई आदमी बुलाने के लिए आता है। फिर वो उबारी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वे नीचे जाते हैं तो उनके आदमी उन्हें बताते हैं कि सैटेलाइट बंद हो गई है, शायद अमेरिकियों ने ही उसे बंद करवाया है। फिर निकोलस कहता है कि ऐसा करो तुम सभी कैदियों को मारकर जंगल में दफना दो। फिर उसकी बात सुनकर उबारी कहता है कि निकोलस तुम सारी हदें पार कर रहे हो, वे करीब 30 लोग हैं। निकोलस कहता है 30 नहीं 41 हैं। इतने में जैक अपने आदमियों के साथ उस कैंप की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। फिर वो उस सूटकेस से सैटेलाइट के जरिए अंदर का एरिया देखने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट तो बंद हो चुकी थी। फिर जोश कहता है भाड़ में गई सैटेलाइट, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी चलेंगे। फिर वे चुपके चुपके आगे बढ़ते हैं। तभी उनको गोलियां चलने की आवाजें आती है। फिर आवाज सुनकर वे भागकर अंदर जाने लगते हैं। फिर वे कैंप के अंदर जाकर देखते हैं, उन्हें वहाँ पर एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। फिर वे चौकन्ना होकर और अंदर जाते हैं। जिस जगह कैदियों को बांध रखा था वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वे जिस तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी उस तरफ जाने लगते हैं। वे सभी लोग वहीं पर थे और कैदियों को मारकर खड्डे में डाल रहे थे। फिर वे सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी गुंडों को ठोक देते हैं। फिर जैक जेम्स को आवाज लगाता है, लेकिन जेम्स उन्हें नहीं मिलता। फिर वो खड्डे के अंदर उसे तलाशने लगता है, जेम्स उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। फिर एक कैदी कहता है तुम जेम्स को ढूंढ रहे हो, आधा घंटा पहले वे उसे साथ ले गए। अगले सीन में हम देखते हैं उबारी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर खड़ा होकर सिगार पी रहा था। तभी वो देखता है कि रॉकी जेम्स को लेकर इसी तरफ आ रहा
रहा है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और पूछता है कि CIA ऑफिसर यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम क्यों ये सब बर्बाद करने में लगे हो, जिसको हासिल करने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तुमने उस जगह को भी बर्बाद कर दिया जहाँ पर हम पले बड़े हुए, वो हमारा घर था। फिर निकोलस कहता है नहीं, हमारा घर ये है। मैंने हमेशा वो काम किया जो तुम कभी नहीं कर पाए, और अब भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो हम दोनों के लिए सही है, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। फिर वो एक चाकू लेकर उबारी का गला काट देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं ग्लोरिया पुलिस वालों की निगरानी में एक चर्च के अंदर बैठी हुई थी और बाहर होने वाले इलेक्शन की तैयारी चल रही थी। प्रेसिडेंट हाउस को पहले से ही सजाया जा रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट निकोलस श्योर थे कि जीत उन्हीं की होगी। उबारी की वाइफ बार बार उनके पास कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो उसे मैसेज करती है कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। तभी कैंप में जैक उन लोगों की वीडियो बनाने लगता है जिनको उसने रेस्क्यू किया था। वो हर उस इंसान की वीडियो बनाता है जो जिंदा थे और मर गए। तभी मार्कस अपने दोस्त मैटिस की बॉडी को देखकर अफसोस मना रहा था क्योंकि उसी की बेवकूफी के कारण वो मारा गया। फिर वे मैटिस की बॉडी को एक बैग में डालने लगते हैं ताकि उसको अपने साथ ले जा सके। दूसरी तरफ ग्लोरिया की फैमिली टीवी में न्यूज सुन रही थी कि रुझान के मुताबिक निकोलस की जीत होनी तय है और वो भी भारी बहुमत से। फिर ग्लोरिया कहती है मैं वोट डालने जा रही हूँ। तभी उसका बेटा कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। ग्लोरिया कहती है तुम्हें साथ ले जाने में मुझे खुशी होगी। तभी जैक ने जो वीडियो बनाई थी वो उस वीडियो को कई न्यूज चैनल के साथ शेयर कर देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो जोश उससे पूछता है तुम्हारे आदमी की कोई खबर मिली? जैक कहता है गार्ड्स ने बताया है वे उसे प्रेसिडेंट हाउस ले गए हैं। फिर जोश कहता है अब हमारा काम खत्म हो गया है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। जैक कहता है डील के मुताबिक मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। फिर जोश कहता है कि मेरा 2 बैग में ही पेट भर गया है, मुझे इस काम के और पैसे नहीं चाहिए। शुक्र है ये टाइटैनिक और ममी जैसी फिल्मों में विलन बनने के बाद थोड़ा सुधर गया है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है जो कि अपने साथ हेलीकॉप्टर भी लेकर आया था। वो कहता है शुक्र है लीजा हम पर मेहरबान है। फिर वो माइक के सामने एक फाइल रखता है और कहता है हमें पूरे सबूत मिल गए हैं। वोल्गर इंडस्ट्रीज 2 फर्जी कंपनियों के द्वारा बनाई गई है, नार्थलेक इलाइट और सिंकोपामास। सिंकोपामास का मालिक है प्रेसिडेंट निकोलस। अब हमारे पास सबूत है, हमारा काम खत्म, चलो वापस चलते हैं। जैक कहता है कि जेम्स को लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। माइक कहता है कि हम इन शरणार्थियों को यहाँ से निकाल रहे हैं, अब आगे का काम स्टेट डिपार्टमेंट का है, जल्दी से सामान पैक करो। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेम्स से मिलने जाता है और कहता है माफ कीजिएगा, आपके साथ इस तरह का बर्ताव करना पड़ा। जेम्स पूछता है कि मुझे इस तरह यहाँ पर कैद क्यों किया गया है। प्रेसिडेंट कहता है तुम अमेरिकी जासूस हो, हमारे काम आ सकते हो। दूसरी तरफ जैक हैरियट के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे रूपर्ट का फोन चाहिए। हैरियट कहती है वो तो MI5 के पास है, मुझे 2 दिन का समय दो। फिर जब वो माइक के पास जाता है तो माइक उसे फोन में प्रेसिडेंट हाउस का मैप दिखाता है और बताता है कि जेम्स फर्स्ट फ्लोर पर है। मेरे करियर की तो लग चुकी है, अब थोड़ी और सही। फिर वे सभी हेलीकॉप्टर्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर माइक दूसरे पायलट को फोन करता है कि हम थोड़ा घूम कर आएंगे, तुम लोग निकलो यहाँ से। फिर वे सभी अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। इतने में ग्लोरिया वोटिंग बूथ में पहुंच जाती है और वहां जाकर आम लोगों से मिलती है। तभी प्रेसिडेंट का आदमी उन्हें आकर बताता है कि टीवी पर एक न्यूज चल रही है, आपको देखनी चाहिए। फिर जब वे टीवी ऑन करते हैं तो अपने कैंप की वीडियो को देखकर हैरान हो जाते हैं। आज तो हर चैनल पर बस यही न्यूज चल रही थी। फिर वो ऑर्डर देता है कि मतदान बंद करवाओ अभी। फिर आर्मी के कुछ सिपाही जाकर मतदान बंद करवा देते हैं और गोलियां चलाकर वहां से लोगों को भगा देते हैं। अब जनता में आक्रोश था, इसलिए वे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक न्यूज के कारण प्रेसिडेंट की चाल उल्टी पड़ गई थी। तभी माइक और जैक भी वहां पहुंच जाते हैं। माइक कहता है कि लोगों के गेट तोड़कर अंदर घुसने से पहले हमें वहां से बाहर निकलना होगा। हम अंदर जाकर जेम्स को लेंगे और फौरन वहां से निकल जाएंगे। तभी जेम्स जानबूझकर मरने की एक्टिंग करता है। फिर एक फौजी उसको उठाने की कोशिश करता है तो जेम्स उसे मार देता है। इतने में माइक और जैक भी अपनी टीम के साथ प्रेसिडेंट हाउस की छत पर पहुंच जाते हैं। फिर उनके रास्ते में जो भी आता है वे उसे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर वे बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और नीचे की ओर जाने लगते हैं। तभी जेम्स को मारने के लिए रॉकी आता है, लेकिन जेम्स उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो उसके साथ वाले सिपाही को गन नीचे रखने के लिए कहता है। फिर रॉकी उस सिपाही को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे शूट कर देता है। फिर वो वहां से बाहर चला जाता है। जैक और माइक दोनों जेम्स को ढूंढते हुए नीचे ही आ रहे थे। फिर माइक जैक को कहता है तुम निकोलस को नहीं मारोगे क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। फिर वे दुश्मनों को ठोकते हुए और नीचे जाते हैं। नीचे पार्टी चल रही थी। तभी वहां मौजूद गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और आपस में गोलीबारी
गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलियां चलने के कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। गोलीबारी में एलन को गोली लग जाती है। फिर डिस्को उसको कवर करता है और छत पर ले जाने लगता है। निकोलस उस समय अपने रूम की विंडो से बाहर ही देख रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जेम्स उसकी बिल्डिंग में घुस चुका है। तभी जैक जेम्स को ढूंढ लेता है। जेम्स कहता है मुझे छोड़कर क्यों नहीं गए। जैक कहता है कोई बात नहीं, मिशन के बाद छोड़ दूंगा। तभी रॉकी फिर से वहां आ जाता है, लेकिन अब की बार मार्कस उसे ठोक देता है क्योंकि रॉकी ने ही उसके दोस्त मैटिस को मारा था। फिर माइक कहता है जल्दी ऊपर चलो। फिर जब सब लोग ऊपर जाने लगते हैं तो जैक वहां से कहीं और चला जाता है। थर्ड फ्लोर पर जाकर माइक पूछता है जैक कहां पर चला गया। फिर वो मार्कस को कहता है तुम जेम्स को ऊपर लेकर जाओ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। माइक को पता था कि वो प्रेसिडेंट के पास गया होगा। फिर वो प्रेसिडेंट के रूम के बाहर जाकर पहरा दे रहे बंदों को उड़ा देता है और रूम के अंदर चला जाता है। फिर वहां जाकर वो प्रेसिडेंट निकोलस को पीटने लगता है क्योंकि उसने पूरे देश की नाक में दम कर रखा था। फिर वो उसे ठोकने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर माइक आ जाता है। माइक कहता है मैं जानता हूँ तुम इस पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन हमारे पास इसे मारने की अथॉरिटी नहीं है। जैक कहता है फिर इसे अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन माइक कहता है हम इसे साथ नहीं ले जा सकते, इसे सजा मिलेगी और इसके ही देश के लोग इसे सजा देंगे। फिर जैक उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी जनता बेकाबू हो जाती है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। तभी जैक और माइक भी हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और चलने के लिए कहते हैं। अब फाइनली वे अपने देश वापस जा रहे थे। अब लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। निकोलस अपने रूम के अंदर बैठकर अपनी तबाही के मंजर की आवाजें सुन रहा था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ ग्लोरिया रेस्क्यू किए हुए लोगों की वीडियो देख रही थी। तभी उसके पास वैलेंटीना आती है। वो बताती है कि राष्ट्रीय चुनाव कमेटी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बेईमानी हुई है, चुनाव रद्द कर दिया गया है। ग्लोरिया पूछती है इसका क्या मतलब हुआ। वैलेंटीना कहती है कि मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन निकोलस प्रेसिडेंट नहीं रहा। इस बात से वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं, लोगों की भीड़ खुशी मना रही थी क्योंकि उन्होंने अपना अगला प्रेसिडेंट ग्लोरिया को मान लिया था। लोगों का इतना प्यार देखकर ग्लोरिया इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपने देश के जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगले सीन में हम यूएसएस राफेल पेराल्टा जहाज को देखते हैं। जैक और जेम्स उस समय उसी जहाज में थे और अपने साथियों के साथ अमेरिका जा रहे थे। फिर जैक पूछता है अब आपका प्लान क्या है। जेम्स कहता है कि पहले तो मैं नहाऊंगा और फिर जी भरकर सोऊंगा। फिर जैक पूछता है आप अपने दिल का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते। जेम्स कहता है अब बहुत हो गया, मुझसे और नहीं होगा। फिर वो जैक से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें कोलंबिया बुलाया तो तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिया। फिर जब जैक इस बात का जवाब नहीं देता तो जेम्स कहता है मैं जानता हूँ तुमने डेस्क जॉब क्यों चुनी, इससे तुम्हारे साथी मारे नहीं जाते, वो किडनैप नहीं होते, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। लेकिन ये बात मत भूलो कि ये भी एक काम है, अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो किसी को तो मेरी जगह लेनी ही होगी। अब वक्त आ गया है। फिर वो सर्जियो को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि बाहर उसके लिए हेलीकॉप्टर आया था। फिर हेलीकॉप्टर में से ग्लोरिया उतर कर आती है और अपने पति सर्जियो से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर माइक कहता है कि तुम लोगों ने जो रायता फैलाया है उसके लिए वे मेरा ट्रांसफर जिबूटी में करेंगे, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम लोग वहां मत आना। फिर ग्लोरिया इशारे में जेम्स का थैंक यू कहती है। अमेरिका पहुंचने के बाद जैक सीनेटर चैपिन से मिलता है। चैपिन कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा रहा होगा, हमें तो डर था कहीं हम तुम्हें खो ना दें। जैक कहता है आपका अंदाजा सही था, मैंने बहुत से खतरों का सामना किया। फिर चैपिन कहता है क्या तुम मुझे ग्लोरिया से मिलवा सकते हो, हमें दो देशों के संबंध सुधारने के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए। जैक कहता है मीटिंग तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको सिंको पामास कंपनी का नाम तो याद ही होगा, वो कंपनी प्रेसिडेंट निकोलस के नाम पर थी। उन्होंने एक माइनिंग के लिए एक और कंपनी को हायर कर रखा था। अब टेंशन की बात यह है कि सिंको पामास कंपनी आधे की मालिक थी और बाकी का आधा एक फिलाडेल्फिया बेस्ड कंपनी के नाम पर था। उसका नाम नॉर्थ लेक इलाइट है। वे लोग बहुत ही माहिर हैं, उनका पेपर वर्क बहुत ही तगड़ा है, उनके पास अच्छे लॉयर्स भी हैं। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि रूपर्ट के सेल फोन पर एक फिलाडेल्फिया का नंबर था। सीनेटर आपने यहीं पर गलती कर दी, जब मैंने आपको लंदन जाने के लिए कहा तो आपको वहां पर फोन नहीं करना चाहिए था। फिर सीनेटर कहता है अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चाइना इस दुनिया का 90% टेंटुलम कंट्रोल कर रहा है। फिर जब हमें वेनेजुएला में इसके भंडार मिले तो मैंने वही किया जो हमारे देश के हित में सही था। जैक पूछता है क्या इसके लिए मर्डर करना जायज है, आपने ही मुरैनो को मरवाने के लिए पैसे दिए थे। चैपिन कहता है मुरैनो मेरा भी दोस्त था, लेकिन ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, तुम्हारे वेनेजुएला के साथ संबंध अच्छे हैं, अगर तुम चाहो तो राजनीति में आ सकते हो। फिर जैक खड़ा हो जाता है और उसके खड़े होते ही वहां पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। फिर एक ऑफिसर कहता है कि मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से एजेंट वोल्फ हूँ, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, हमारे पास वारंट है। अब जैक ने इस केस को भी सोल्व कर दिया था और इसी के साथ जैक रायन वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके 2 सीजन और भी बाकी हैं जिनकी स्टोरी अलग है, अगर आप कहेंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करके आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।